हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन एमपीपीएससी, जिसे कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी बोला जाता है। और इन्होंने लाइब्रेरियन की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। और लाइब्रेरियन की पोस्ट आपकी हायर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, हायर स्टडीज एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज में आपका, जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग, इसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट निकाली गई है। परमानेंट बेसिस की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही मैं आगे आपका पीडीएफ रीड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से फ्रेशर्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी निकली हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात ये कह दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल पर इंडिया में जितनी भी लीगल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं उन सबको डेली बेसिस पर बताया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसी में क्या दे रखा है। तो ये विज्ञापन नंबर यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर, एंड यस ये वैकेंसी आपकी टोटली हिंदी में है, तो बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 44 है, यानी कि 44 है, और 2024 इतना डिटेल में नहीं जानना है आपका। ये दिसंबर में एडवर्टाइजमेंट आया है, उच्च शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका ये वैकेंसी आपकी निकाली है। ग्रंथपाल लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, और इसमें आपका जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको बाद में धीरे धीरे करके बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बता दूं कि आपकी इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली हुई हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें काफी अच्छी निकली हुई हैं। टोटल 80 पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हुई हैं, 80 पोस्ट पर। और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 21 हैं, और एससी की इसमें 13 है, एसटी की इसमें 16 है, ओबीसी की 22 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है। और इस तरीके से आपकी 80 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। और फर्दर इसमें और भी डिवीजन किया है, जैसे मध्य प्रदेश महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों हेतु जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए अनरिजर्व में 5 पोस्ट हैं, एससी में 3 पोस्ट हैं। फर्दर 80 पोस्ट के बाद फर्दर गेस्ट टीचर्स के लिए अलग ये पोस्ट हैं, जैसे ओबीसी में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं। और जो मूल निवासी यानी कि जो वहाँ की नेटिव औरतें हैं उन लोगों के लिए वो आरक्षित पद है, यानी कि वो रिजर्व पोस्ट हैं। उन पर जनरल वालों के लिए अनरिजर्व में 7 पोस्ट हैं औरतों के लिए, और एससी में 5 हैं, एसटी के लिए 6 हैं, ओबीसी में 8 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है। और जो मूल निवासी दिव्यांगजन यानी कि पीडब्ल्यूबीडी वाले जो हैं उन लोगों के लिए ये जो भी कैटेगरीज हैं, इसमें टोटल अगर मैं बताऊं तो 5 पोस्ट निकाली गई है। तो मतलब आपके 80 से अलग ये सारे रिजर्व कैटेगरीज में भी पोस्ट निकाली गई हैं, और आपकी वैसे टोटल 80 वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो इस तरीके से आपका इसमें बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और अब हम बात करेंगे कि आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका विभाग का नाम मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, वही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका ये द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड ग्रेड सेकंड की आपकी जॉब है। पद स्थिति आपकी स्थाई, स्थाई का मतलब परमानेंट लेवल की आपकी जॉब है। वेतनमान आपका जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो 57,700 यानी कि 57,700 से स्टार्ट होगा। और आपका ये अकादमिक स्तर यानी कि आपका जो पे लेवल रहेगा, एकेडमिक लेवल रहेगा पे का, वो लेवल 10 का रहेगा। और इसमें आपका जो पद का नाम है वो ग्रंथपाल यानी कि लाइब्रेरियन आपका इसमें रहने वाला है। मतलब लाइब्रेरियन के लिए आपकी पोस्ट निकाली गई है। अब शैक्षणिक अर्हता की बात करें यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास मतलब जो आपका विधि, यहाँ पे विधि भी दे रखा है, इसीलिए जॉब लॉ लॉ जो फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी रेलेवेंट हो जाती है। तो आपकी जो विधि है यानी कि जो लॉ की डिग्री है, तो पहली बात तो आपके पास 3 साल का लॉ हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का लॉ हो बी एलएलबी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और लॉ में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स आपके एलएलएम में होने चाहिए। एलएलएम के बाद आपके इवन बीएलएलबी एंड एलएलबी में भी आपके 55% 60% मार्क्स हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद एक चीज आपने और क्वालिफाई कर रखी हो, जो कि यूजीसी के द्वारा जो नेट का एग्जाम करवाया जाता है वो आपने क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर आपने एमपी सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर आपने सीएसआई
आर का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। नेट, स्लेट, सेट, ये सब अगर आपने इनमें से कुछ भी आपने क्वालिफाई कर रखा है और आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं भी है, क्वालिफाई कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी की डिग्री है तो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से जो भी पीएचडी होल्डर्स हैं या फिर जिसने भी नेट क्वालिफाई कर रखा है वो फ्रेशर्स आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। तो इस तरीके से आपकी परमानेंट जॉब भी है और साथ में एक फ्रेशर्स की जॉब भी रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका इसमें ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर हम आयु सीमा यानी कि एज रिलैक्सेशन और एज की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 40 इयर्स यानी कि 40 साल। मतलब 21 साल से कम की ना हो और 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और जो एज आप अपनी कैलकुलेट करेंगे वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग अपनी एज को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से इसमें आपकी एज क्राइटेरिया से रिलेटेड सारी बातें हैं। अब उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस कर लें कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका ओएमआर आधारित आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। और ओएमआर में आपका जैसे मतलब फर्स्ट फेज में आपका ओएमआर से रिलेटेड जो भी परीक्षा है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आपका रिटर्न टेस्ट टाइप का कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपके 1:3 की, मैं इसको पूरा अभी नहीं पढ़ रही हूँ, आप जब इसे डिटेल से पढ़ेंगे मैं बता देती हूँ। 1:3 की मतलब आपकी पोस्ट पर ऐसे आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी कि एक पोस्ट के लिए 3 बंदों को बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रिटर्न एग्जामिनेशन। और उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपकी इसमें आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि आपके मार्क्स और जो आपका इंटरव्यू है वो इसमें दोनों देखा जाएगा और आफ्टर इंटरव्यू आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें एग्जाम है और एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड रहने वाला है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और इसमें आपका सिलेबस नहीं बताया गया है। तो इसमें आपका हिंदी में भी प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। अगर आपका प्रश्न ऐसा है कि उसमें आपको अनुवाद करना है तो आपका हिंदी अनुवाद मान्य होगा। मतलब इसमें बाइलिंगुअल पेपर भी आएगा। और आपका इसमें जो हिंदी बेल्ट से लोग बिलोंग करते हैं, जो कि हिंदी स्टेट से हैं, वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पेपर और सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड सारी बात थी। अब हम इसमें प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र यानी कि आपकी परीक्षा के केंद्र जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो क्या रहेंगे। तो आपका एमपीपीएससी की जॉब है, मध्य प्रदेश में ही आपका एग्जाम सेंटर्स रहेंगे। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम और इनके ये सारे कोड हैं। उसके बाद आपका अगर हम इसमें बात करें कि इसमें अप्लाई कैसे करेंगे आप, तो इसमें अप्लाई करना आपका ऑनलाइन बेसिस पर ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें जो एंड डेट है यानी कि आपकी एंड मतलब जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 26 मार्च 2025 रहने वाली है। और फिर उसके बाद आप इसमें सुधार कर सकते हो। तो 26 के बाद 27-28 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो 23 मई 2025 को अवेलेबल हो जाएगा। और आपकी जो लिखित परीक्षा है, रिटर्न एग्जामिनेशन है, वो आपका 1 जून 2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा। फटाफट अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो इस तरीके से आपका इसमें ये सारी चीजें रहने वाली हैं। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना है। तो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट मैं आपको बता दूंगी, ऊपर ही इनकी ऑनलाइन वेबसाइट, और कितनी बार इनकी ऑनलाइन वेबसाइट ये रही mpsc.mp.government.in और www.mpsc.mp.government.in। इस पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, यहीं पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन फी की बात करें कि इसमें आपकी एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, तो एप्लीकेशन फी आपकी 250 रुपए उन लोगों के लिए जो कि अनुसूचित जाति यानी कि SC ST और OBC वाले हैं और EWS वाले हैं, आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजन जो कि मध्य प्रदेश के EWS हैं, OBC हैं, SC और ST हैं, वो उन लोगों के लिए 250 रुपए। और जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों। एंड ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर आप बाहर के स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, बेशक SC के ही क्यों ना हो, आप लोगों को एज अ जनरल ही काउंट किया जाएगा दूसरे स्टेट में। तो आपके लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी यानी कि 500 रुपए एप्लीकेशन फी लगने वाली है। एंड आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट वही
26 मार्च है, रात दोपहर 12 बजे तक, रात 12 बजे नहीं, दोपहर 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी उठती है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे जाकर पूछ सकते हो, या फिर इनको ईमेल करके भी पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आपका इसमें सारी चीजें रहने वाली हैं। और आपके जो रियल डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट को देखा जाएगा। इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आयु की गणना आपकी 10वीं हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है वही आपकी मानी जाएगी, और आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यही थी सारी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में जो कि इम्पोर्टेंट थी, जो कि मैंने आपको बता दी। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को हमसे लेना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी उठती है, आप सीधा टेलीग्राम पर पूछिए, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो मैं सिलेबस की बात करूं कि आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी अलग से। और साथ ही में अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, जिसमें पेपर 1 में आपके, ध्यान से सुन लीजिए कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 1 आपका जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश का होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे, यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 होंगे। उसके बाद आपको इसमें जो ड्यूरेशन मिलेगा, जो टाइम लिमिट मिलेगी आपको पेपर करने की, वो 1 घंटा मिलेगा पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए आपका लाइब्रेरियन, मतलब जो आपका लाइब्रेरी सब्जेक्ट है लाइब्रेरियन, उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 होंगे और मार्क्स आपको 600 दिए जाएंगे। और इसमें आपका जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे आपको इसमें टाइम मिलेगा। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स आपको 800, आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 800 होंगे। और टोटल अगर टाइम की बात करें तो 4 घंटे मिलेंगे, पेपर 1 के लिए 1 घंटा, पेपर 2 के लिए 3 घंटा। तो इस तरीके से आपको इसमें पेपर का टाइमिंग है और सारी चीजें हैं। अब हम सिलेबस की बात कर लें तो पेपर 1 में आपका हिस्ट्री एंड कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एंड एमपी वगैरह मतलब एमपी के, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पेपर 2 में आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड लाइब्रेरी, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस, और आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सेंटर्स, और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च मेथड्स, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जितना भी इस सिलेबस है इसके अंदर भी बहुत सारी सब हेड्स हैं। ये जितना भी मैंने पढ़ा ये सिर्फ हेड पढ़ी है मैंने, इनके अंदर भी सब हेड्स हैं। वो पूरा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सबको डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर बताया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।